हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन को शुरू करने से पहले चंद लाइनें मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ। और देखिए, होता है ना कि शुरुआत अगर गर्मजोशी से होती है तो पूरा दिन अच्छा जाता है। और पूरे दिन को अपने एक टारगेट की तरह लीजिए कि आज हमें करना क्या है, आज हमने कितना प्रयास करना है, कितनी मेहनत करनी है, क्या क्या पढ़ना है और कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है और प्रैक्टिस सेट में क्या करना है, सारी चीज़ें। ठीक है, उसी को हमें क्या करना है, टारगेट बनाना है। पर डे का एक टारगेट बनाइए, उसको पाने की कोशिश करिए। देखिए, कहते हैं कि सपनों की मंजिल पास नहीं होती है। ठीक है, सपनों की मंजिल पास नहीं होती है। जिंदगी हर पल उदास नहीं होती है, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती है। यकीन कर मेरे दोस्त, यकीन कर मेरे दोस्त उस खुदा पर, यकीन कर मेरे दोस्त उस खुदा पर, कभी कभी वो मिल जाता है जिसकी आस नहीं होती है। मतलब कहने का यही है कि आप मेहनत करते रहिए, भगवान से के सामने झुकते रहिए। किसी के सामने मत झुकिएगा, उनके अलावा किसी के भी सामने मत झुकिएगा। उनके सामने झुकिए। देखिए, आज नहीं कल आपका अच्छा ही होगा, बुरा कभी हो ही नहीं सकता है, याद रखिएगा। वो इतने कृपालु है ना कि मतलब आपके सारे पाप धुल जाएंगे। अगर आप उनके सामने झुकते हैं और आप उनके सामने अपनी बातों को रखते हैं तो सारे पाप धुलेंगे और एक अच्छे इंसान बन के आप उभरेंगे। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। माँ बाप की सेवा करिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा करिए, बड़े बुजुर्गों को सम्मान दीजिए। भगवान के सामने कभी भी जाइए, ठीक है। एक महज लोग समझते हैं कि एक मूर्ति है, नहीं, महज मूर्ति नहीं है। जिस दिन आप उसकी पूजा अर्चना करना शुरू करते हैं, जिस दिन उनके सामने सिर झुकाना शुरू करते हैं, वो उसमें समझ लीजिए कि आकर उनका वास हो जाता है। तो उनकी हमेशा पूजा करिए, उनके सामने हमेशा झुक के रहिए। उनसे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। देने वाले वही हैं और जब लेना शुरू करते हैं ना तो किसी लायक नहीं छोड़ते हैं। तो याद रखिएगा, उनके साथ हमेशा विनम्रता रखिए और बड़े बूढ़ों की सेवा करिए और अच्छा काम करिए। जीवन में आए हैं तो अच्छा काम करके जाइए। जहाँ से गुजरिए या जहाँ पर बैठिए, ठीक है, जब आप उठ के वहाँ जाइए तो लोग आपको मिस करें कि हाँ, कोई इंसान बैठा था। ठीक है, देखिए, हम लोगों को आज चैप्टर 4 पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर 4 में क्या पढ़ना है? तो अम्ल, क्षार व लवण। ठीक है, अम्ल, क्षार व लवण। दिख रहा है कि नहीं? नीचे रखना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर हो गया। 2 मिनट। ठीक है, अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यही चैप्टर का नाम है और यही हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, यही चैप्टर हमको क्या करना है, पूरी तरह से पढ़ जाना है, पूरी तरह से इसको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, बात शुरू करते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन में आप देखेंगे कि हमेशा क्या चीज़ें होती हैं कि आपको खाने पीने की चीज़ें होती हैं। चाय पीते, अभी मैं चाय पी रहा हूँ तो इसका स्वाद कैसा है। फिर खाना खा रहे हैं तो कैसा है। दक्षिण भारतीय लोग देखेंगे हम अधिकतर खट्टा खाते हैं। जो बंगाल के लोग हैं उनका अगर सब्जी बनता है या कुछ भी बनाते हैं, वो हमेशा नींबू का यूज करते हैं। उनके खाने में नींबू का ज़रूर यूज होता है। तो नींबू क्या होता है, खट्टा होता है। नमक जो होता है, कुछ लोग क्या होते हैं कि सब्जियों में चीनी भी डालते हैं। जहाँ जैसे लोग खाते हैं उस तरह की उनकी व्यवस्था होती है, उस तरह से वो खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता कैसे चलता है, तो हमारी ज़बान की वजह से पता चलता है। लेकिन क्या हर खट्टी चीज़, हर कड़वी कड़वी चीज़ या जो क्षारीय चीज़ें होती हैं, क्या उनको ज़बान पे रखना उचित है? नहीं उचित है। ठीक है, आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपने मुँह पे ज़ुबान पे नहीं रख सकते हैं। ठीक है, उनको नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो चीज़ें क्या होती हैं, आपको क्या करती हैं, हार्मफुल पहुँचाती हैं, यानी आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं।
तो कुछ चीज़ों का ही हम पता लगा सकते हैं अपने जरिए कि कौन सा खट्टा है, कौन सा मीठा है, कौन सा कड़वा है, लेकिन हर चीज़ों को नहीं पता कर सकते हम। इन्हीं को शुरू करते हुए, इसी जानकारी को शुरू करते हुए हम लोग शुरू करेंगे। आज हम लोग अम्ल, क्षार और लवण के बारे में शुरू करेंगे। और देखिए, इस चैप्टर में जितना बताया गया हो उतना ही बताऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद फिर ये चैप्टर आगे रिवाइज किया गया, वहाँ पर आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, वहाँ पर आपको और अच्छे से पढ़ाऊंगा। लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगा कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, ठीक है, इनके साथ क्रिया करने के बाद क्या मिलता है, ठीक है, इनका पता कैसे लगाया जाए कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, कौन सा लवण है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इसमें उतना ही बताऊंगा जितना इसमें दिया हुआ है। उसके बाद जब अगले चैप्टर में फिर ये है, तो अगली कक्षा में, तो उसमें पूरा आपको डिटेल से पढ़ा दूंगा, एकदम अच्छे से पढ़ा दूंगा, ताकि आप रेलवे का पेपर दीजिए तो भी क्वेश्चन फंसे, रीट दीजिए तो भी क्वेश्चन फंसे, टेट दीजिए, यूपी टेट दीजिए तो भी फंसे, सी टेट दीजिए तो भी फंसे। उसके बाद आप अगर ये अभी देखिए रेलवे की भर्ती, हाँ अभी को याद आया, 2 मिनट रुक जाइएगा, रेलवे के बारे में भी सुन लीजिए। देखिए, भर्ती का नोटिफिकेशन जो फैल रहा है पीडीएफ के जरिए, जो लोग टीचर आप लोगों को दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। उसमें 1886 जो है, 188 क्या है, पीआरटी का, फिर टीजीटी का सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, पीजीटी की है, उसके बाद ये है, और म्यूजिक टीचर की भी है, और कंप्यूटर टीचर की भी पीआरटी में है भर्ती। लेकिन इतना याद रखिएगा, अभी भाई कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 7 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा शायद, उसका पहले आ जाने दीजिए। अगर आ जाता है फिर उसके बाद मैं उसमें देखूंगा कि ये भर्ती प्रीवियस ईयर में हुई है कि नहीं हुई है, इसमें कैसे पैटर्न आ रहे हैं, कैसे। याद रखिएगा, रेलवे अपना पैटर्न नहीं चेंज करेगा। रेलवे अपना पैटर्न, मतलब रेलवे एनटीपीसी, रेलवे आरआरबी में जो अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, उसके बाद टेक्नीशियन की भर्ती है, उसमें जो क्वेश्चन बन रहा है वो ठीक है, वो अलग चीज़ है। लेकिन इसमें अगर भर्ती में इसमें क्वेश्चन पेपर बनेंगे तो इसमें मान लीजिए हो सकता है सीडीपी आए और सारी चीज ईवीएस आए, लेकिन क्वेश्चन देखेंगे आपको लेवल वही मिलेगा। तो इस वजह से जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसको अच्छे से पढ़िए, उनको अच्छे से तैयार करिए। साइंस में मैक्सिमम मेरा यही है कि साइंस ही मैं पढ़ाता हूँ और वो आपको तैयार करना पड़ेगा। बाकी अपने से आप भाई, अपने से आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए। एनसीईआरटी की बुक पढ़ने से बहुत लाभ है। आप यूपी पीसीएस तक लड़ाई लड़ सकते हैं, यूपीएससी तक लड़ाई लड़ सकते हैं। आप एनसीईआरटी पढ़िए और 6 से 12 तक तो एकदम मस्ट पढ़िए। 6 से 12 में कोई गुंजाइश ही नहीं है, 6 से 12 तक तो आपको पढ़ना ही है। एकदम अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। जो कर रहे हैं अच्छे से करिए, वरना छोड़ दीजिए, मत करिए, ठीक है। जब भर्ती आ रही है तो आने दीजिए और तैयारी में लग जाइए। सिर्फ बार बार किसी का न्यूज़ देख लेना, देखता हूँ मैं, लोग न्यूज़ देखते रहते हैं, खुश होते रहते हैं, उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आप मेहनत करिए, रिजल्ट लेके आइए, आपका सिलेक्शन होगा। अब खाली देख कर कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों को पढ़ना है एसिड बेस साल्ट पढ़ना है, और यही चैप्टर है, और इसी चैप्टर से हम लोग शुरू कर रहे हैं, और ये चैप्टर नंबर 4 है। और किस क्लास का है? तो क्लास 7 का है, ठीक है, क्लास 7 का, ठीक है। और कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, याद रखिएगा। यही हमें आज से पढ़ना है और इसी के बारे में हमें जानना है, ठीक है। इसी के बारे में हमें पढ़ना और इसी के बारे में जानना है, ठीक है। देखिए, 3 चीज़ों के बारे में बात करूंगा। अगर हम अम्ल की बात करने चल रहे हैं, एसिड की बात करने चल रहे हैं, तो 3 साइंटिस्टों की बात करेंगे या रसायन शास्त्री की बात करेंगे जिन्होंने कुछ बातें कही हैं, जिनको हम देखेंगे, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिए, पहला आर्हेनियस ने क्या कहा था? आर्हेनियस ने कहा था कि जब ये किसी भी विलयन में घुलेगा, सॉरी किसी भी नहीं, अगर जल में ये घुलेगा तो जल में घुलते ही H+ आयन देगा, ठीक है। क्या होगा? जब अम्ल वह पदार्थ है जो H+ आयन देता है जल में घुलने के बाद, H+ आयन देता है, उसी को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अब एक और है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? ब्रास्टेड कहा जाता है, ठीक है। ये भी रसायन शास्त्री हैं, ब्रास्टेड लारी है नाम है इनका। इन्होंने कहा कि अम्ल वो होता है जो प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। किसकी क्षमता रखता है? तो प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है, प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है, उसी को अम्ल कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें एक और जो रसायन शास्त्री हैं, उन्होंने कहा, लुईस जो हैं, लुईस ने कहा
कि यह इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही जोड़ी बनाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निर्जन जोड़ी ग्रहण करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निर्जन जोड़ी को ग्रहण करता है। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। अभी आपको उतना जरूरत नहीं है, बस आप ये जानिए कि जब ये जल में घुलेगा तो घुलकर H+ आयन देगा, आर्हेनियस के अनुसार। किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार। और जिसकी बात मैंने कहा ब्रास्टेड लॉरी की बात की है, लुईस की बात की, ये अगली कक्षा में आपको मैं बताऊंगा और अच्छे से उनका डिटेल बताऊंगा। लेकिन जहां आप अभी क्लास 6 की पढ़ रहे हैं तो जहां तक है उतना तक पढ़िए आप बस। अम्ल, एसिड, ठीक है, एसिड के बारे में देखिए, सुनिएगा ध्यान से। मैंने क्या कहा, ये आर्हेनियस के अनुसार है। ठीक है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। ठीक है, क्या देता है, H+ आयन देता है। जो जल में घुलकर क्या देता है, H+ आयन देता है। ठीक है, या H+ भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, HCl हो गया। ठीक है, ठीक है, क्या हो गया, HCl हो गया। एक होता है आपका H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4 होता है। एक क्या हो गया, H2SO4 हो गया। ठीक है, फिर क्या होता है, एक होता है आपका हाइड्रोजन साइनाइड होता है, HCN होता है, HCN भी होता है। ये भी हो गया HCN, हाइड्रोजन साइनाइड होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन साइनाइड होता है। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड होता है। ठीक है, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, फिर HCN हो गया। फिर क्या होता है, एक होता है HF, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ठीक है, HF ये भी होगा। ये एग्जाम्पल है किसके, अम्ल के। ठीक है, ये क्या है, क्या है, एग्जाम्पल है अम्ल के। अगर इसको बोले तो हाइड्रोजन साइनाइड है और ये हाइड्रोजन फ्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोजन फ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन साइनाइड, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, और फिर उसके बाद क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब हम पढ़ते हैं अम्ल के गुण के बारे में। अम्ल का गुण, अम्ल का गुण। ठीक है, आप पहले इसका बहुत सिंपल सा है, आप पहले बहुत बोलते हैं, तुरंत बोलेंगे कि इसका स्वाद कैसा होता है, तो इसका स्वाद खट्टा होता है। इसका स्वाद खट्टा होता है, खट्टा होता है। इसका स्वाद खट्टा होता है। इसका स्वाद क्या होता है, इसका स्वाद खट्टा होता है। याद रखिएगा, इसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल का मान, अम्ल का मान पीएच स्केल पर, पीएच स्केल पर, स्केल पर, पीएच स्केल पर 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। अब पीएच के बारे में अगले चैप्टर में बताएंगे, अभी पीएच के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे आपको। ठीक है, अभी पीएच के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है अभी आपको। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए, यह विद्युत का सुचालक होता है, यह विद्युत का, विद्युत का सुचालक होता है। यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ये क्या होता है विद्युत का, तो सुचालक होता है। ठीक है, अम्ल, अम्ल नीले लिटमस पेपर, पेपर को लाल कर देता है। एक और है फिनोप्थलीन, इस अभी नहीं लिखवाएंगे, फिनोप्थलीन के बारे में अभी कुछ नहीं लिखवाएंगे। फिनोप्थलीन आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक है, उसमें जब फिनोप्थलीन जो होता है वो अम्ल को रंगहीन कर देता है। ठीक है, वो अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे इसके बाद। देखिए, अम्ल वह पदार्थ है जो अम्ल में घुलकर, जो जल में घुलकर सॉरी H+ आयन देता है। जैसे ये हो गया, उसके बाद इसका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का मान पीएच स्केल पर 7 से कम होता है। विद्युत का सुचालक होता है।
अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। देख लीजिए भाई, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, देखिए सरल है, बहुत कठिन नहीं है, जो आपको कुछ बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, कुछ नहीं, बस ध्यान दीजिए, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आई बात। और देखिए यह मेथिल ऑरेंज को, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ, ये भी एक क्या है, इंडिकेटर की तरह है। मेथिल ऑरेंज को भी क्या कर देता है, लाल कर देता है। कौन कर देता है, तो अम्ल मेथिल ऑरेंज को भी लाल कर देता है। ये भी मैं बाद में पढ़ाऊंगा, बस आपको बता दे रहा हूँ कि मेथिल ऑरेंज को भी ये क्या कर देता है, लाल कर देता है। मेथिल ऑरेंज को भी क्या कर देता है, लाल कर देता है। अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके CO2 देता है। अम्ल धातु कार्बोनेट से, किससे, धातु कार्बोनेट से। ठीक है, फिर से सुनिएगा, अम्ल धातु कार्बोनेट से, ठीक है, और धातु हाइड्रोजन से क्रिया करके CO2 देता है। क्या देता है, CO2 देता है। मेथिल ऑरेंज को क्या कर देता है, लाल कर देता है। मेथिल ऑरेंज को क्या कर देता है, तो लाल कर देता है। जबकि धातु कार्बोनेट से और हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके क्या करता है, CO2 देता है। क्या देता है, CO2 देता है। ये सारी चीज़ें आपको बड़ी कक्षाओं जो इससे पहले होगा उसमें बताने की कोशिश करेंगे, अभी इतना ज़रूरत नहीं है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है कि आपको इतना ज़्यादा बताया जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इतना ही बहुत है, क्लास 6 में आपने इतना ही दिया है। ठीक है, छूट जाओ भाई। चलिए ये हो गया। अच्छा, अब सारी चीज़ों में ये हो गया। अब अम्ल के बारे में हमने थोड़ा सा ये जानकारी रख ली। ठीक है, अम्ल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने रख ली कि अम्ल क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, NCERT की भी शब्दों को सुनना जरूरी है। अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। यह शब्द लिया किससे गया है, यह शब्द लिया किससे गया है कि अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ठीक है, एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये शब्द कहाँ से लिया गया है, बताइए भाई, ये शब्द कहाँ से लिया गया है कि अम्ल जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, तो लैटिन भाषा होती है। ठीक है, लैटिन भाषा से इसको एसिड लिया गया है। लेकिन वो जो मूल शब्द है, जो मूल शब्द है एसिड का, वो क्या है, एसिड का जो मूल शब्द है वो क्या है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मूल शब्द क्या है, तो एसिड का मूल शब्द एसियर है। क्या है, एसियर होता है। ये एसिड का मूल शब्द एसियर होता है और ये लैटिन वर्ड है। कैसा शब्द है, लैटिन वर्ड है, याद रखिएगा, लैटिन वर्ड है। ठीक है, ये मैंने NCERT से भी आपको लिखवा दिया, ये मैंने NCERT से भी आपको क्या करवा दिया, लिखवा दिया कि क्या होता है, ये एसिड होता है। ठीक है, जो किससे मिलकर बना है, एसियर शब्द से बना है। और एसियर शब्द कहाँ से है, तो लैटिन वर्ड है। कैसा शब्द है, तो लैटिन है, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपसे, इस वजह से मैंने इसको आपको क्या किया, क्लियर करा दिया। और मैंने बता ही दिया कि स्वाद कैसा होता है इसका, खट्टा होता है। कैसा स्वाद होता है, खट्टा होता है। ठीक है, कैसा स्वाद होता है, खट्टा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आई बात। इतना अगर क्लियर हो गया है, अगर इतना क्लियर हो गया है तो आगे की तरफ बढ़ें। ठीक है, अच्छा, इन्हें रासायनिक पदार्थों में रखा गया है। अम्ल, क्षार, लवण जो है ये रासायनिक पदार्थों में रहते हैं और इन्हीं की वजह से इसको क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। अब जैसे देखिए, इसमें अम्ल के बारे में हमने जान लिया कि ये लैटिन शब्द एसियर से मिलकर बना है, जल में घुलकर H+ आयन देता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, विद्युत सुचालक होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, और मेथिल ऑरेंज में क्या कर देता है, तो भी लाल कर देता है। और हमने बताया कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अम्ल क्या देता है, CO2 देता है। ये भी हमने बताया था, इसको लिखने की जरूरत नहीं, हम अगली कक्षा में बताएंगे। ठीक है, जितना इसमें जरूरी है उतना ही आपको बता रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी आप इतना ही समझने की कोशिश करिए। ठीक है, इतना ही समझने की कोशिश करिए, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। अच्छा, लिटमस पेपर क्या है, तो लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस पेपर जो होता है यह प्राकृतिक सूचक के रूप में होता है। ठीक है, या कह सकते हैं ये क्या होता है, सूचक होता है।
ठीक है, ये क्या है, सूचक है। हल्दी भी क्या है, एक हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, प्राकृतिक सूचक है, हल्दी है। लिटमस हो गया, अभी लिखवा है कि लिटमस है, हल्दी है, ठीक है, गुड़हल है, गुड़हल गुड़हल है, ये भी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। ये सारे प्राकृतिक सूचक हैं जिनके मतलब जिनमें अम्ल मिलते ही क्रिया करके इनका क्या होता है, रंग का क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इन्हें क्या किस में रखा गया है, प्राकृतिक सूचक में रखा गया है। ठीक है, अब लिटमस क्या है, देखिए लिटमस के बारे में बताया कि एक प्राकृतिक सूचक है। मैंने अभी बताया कि यह क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। यह क्या है, प्राकृतिक सूचक है। इसको तो जब से अभी हम सोच रहे हैं कि पहले क्षार पढ़ा लें तब इसको पढ़ाएं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए फिर उसके बाद देखते हैं। तो लिटमस हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक सूचक हैं अम्ल के। ठीक है, साथ में क्षार के भी प्राकृतिक सूचक हैं, ये याद रखिएगा। अम्ल के भाई, अम्ल और क्षार में भाई जो अम्ल क्रिया करके इनके जो रंग है उनको बदल देगा तो हमें पता चल जाएगा कि क्या है, ये अम्ल है। लेकिन क्षार के साथ जब क्रिया करेगा तो कुछ और भी चेंजेस आएंगे तो हमें पता चलेगा वो क्षार है। तो ये सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं। तो याद रखिएगा, लिटमस, हल्दी और गुड़हल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं ये भी क्या है, प्राकृतिक सूचक के रूप में मानी जाती हैं। ठीक है, प्राकृतिक सूचक के रूप में इनको देखा जाता है। याद रखिएगा, ये क्या है, प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और बता देते हैं जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो बहुत ही ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा अम्लीयता किसमें देखने को मिलती है, यानी अम्लीयता का क्रम, ये भी इसमें आता है, इसलिए पढ़ लीजिए का क्रम। ठीक है, जानते रहेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, अम्लीयता का क्रम, सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है उसके बारे में बात कर लें तो अम्लीयता का जो क्रम है, देखिए इसमें बहुत चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन जो सामान्य आपसे पूछ सकता है उसके बारे में बताना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, उसके बारे में बताना बहुत ही ज़रूरी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर हम अम्लीयता की बात करें तो सबसे ज़्यादा अम्लीय अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि देखिए याद रखिएगा, जैसे HCl, ठीक है, HCl हो गया। ठीक है, उसके बाद H2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया। ठीक है, H2SO4 हो गया। ठीक है, H2SO4 हो गया। ठीक है, क्या है, H2SO4 हो गया। ठीक है, H2SO4 हो गया। फिर HF हो गया। ठीक है, HF हो गया। ठीक है, HF तो शायद आगे रहेगा, इसके HF इसके आगे रहेगा, HF हो गया। इस तरह से क्या होता है, इनके क्रम चलते हैं। ठीक है, और हमें लगता है कि अभी आपको यहाँ बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं समझता हूँ कि जो ये क्लास 7 का जो बुक है इसमें इतना ज़्यादा दिया नहीं है कि आपको इतना ज़्यादा बताया जाए। जहाँ मतलब बताने का मतलब यही है कि आपको वहाँ से बताया जाए जहाँ से चीज़ें आपको और क्लियर समझ में आए। ठीक है, तो ये शुरुआती है, बेसिक चीज़ें हैं, तो आपको उतना ही बताया जाए जितने की ज़रूरत है। ठीक है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब आप अपनी अगली कक्षा में एक के चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको इसको अच्छे से क्या किया जाएगा, बताया जाएगा, एकदम पूरा डिटेल से आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं क्षार के बारे में। ठीक है, क्षार के बारे में पढ़ते हैं, जिसे बेस कहते हैं। ठीक है, बेस कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा देखें, कि क्षार की परिभाषा क्या होती है, क्षार के बारे में देखें कि क्षार को क्या कहा जाता है, तो उसके बारे में जानें तो क्या हो कह सकते हैं कि जब यह जल में घुलता है। ठीक है, जब यह जल में घुलता है। ठीक है, ये जब जल में घुलता है तो क्या देता है, OH माइनस आयन। ठीक है, और ये किसके अनुसार है, तो आर्हेनियस के अनुसार है। आर्हेनियस के अनुसार देखिए, अगर हम पढ़ें तो क्षारक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्षारक पढ़ेंगे। और क्षारक जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। क्षारक जो होता है वह दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा। एक जल में विलय होता है और एक जल में अविलय होता है। तो क्षारक जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में तो और डिटेल से पढ़ेंगे, यानी एक जल में विलय होता है और एक जल में अविलय होता है। तो हम इस समय जिसको पढ़ रहे हैं वो जल में विलय है, वो क्या है, जल में विलय है। तो जब यह क्षार जो होता है, कहते हैं कि जब क्षार वह पदार्थ है, क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुल
घुलकर घुलकर क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं। OH माइनस आयन देते हैं। जो जल में घुलकर क्या करते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, क्षार कहलाता है। जैसे NaOH, ठीक है, KOH, ठीक है, NaOH, KOH, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका MgOH का, ठीक है, ये हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। NaOH हो गया, KOH हो गया, MgOH का ट्वाइस हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा, CaOH का ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है, CaOH, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह के जो देखने को आपको मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है, ठीक है। ये चीज हो गया और इसके एग्जाम्पल भी हो गए, ये भी इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। समझ में आई बात भाई, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। और इसमें अगर हम ब्रास्टेड लॉरी के अनुसार समझे तो OH मतलब जैसे कि ये क्या करता है, प्रोटॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है। उसमें क्या है, प्रदान करने की क्षमता थी अम्ल में, इसमें क्या है, प्रोटॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है। किसमें, इसमें क्षार में ये क्या करता है, प्रोटॉन को ग्रहण करता है। प्रोटॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। कौन ग्रहण करता है, तो क्षार जो है प्रोटॉन को ग्रहण करता है ब्रास्टेड लॉरी के अनुसार। और अम्ल में क्या करता है, तो अम्ल में ब्रास्टेड लॉरी के अनुसार अम्ल में क्या करता है, तो ग्रहण करने का काम करता है, सॉरी क्या करता है, देने का काम करता है। और इसमें क्या करता है, प्रदान, उसमें प्रदान करने का काम करता है, इसमें ग्रहण करने का काम करता है, ठीक है, ठीक है। और उसमें था कि लुईस के अनुसार निर्जन इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को ग्रहण करने का, लेकिन इसमें निर्जन इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को क्या करने का, त्यागने की क्षमता रखता है। ये लुईस के अनुसार है, किसके अनुसार है, तो लुईस के अनुसार है, ये त्यागने की क्षमता रखता है। क्या करता है, त्यागने की क्षमता रखता है। कौन रखता है, तो क्षार रखता है। कौन रखता है, तो क्षार रखता है, ठीक है। क्लियर है भाई, समझ में आई बात, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अम्ल जो होता है वो साबुन की तरह होता है, ठीक है, साबुन की तरह होता है, थोड़ा सा तीखा टाइप का होता है, ठीक है, जिसको मतलब जबान पे रखते ही आपका जबान क्या होता है, बहुत ही मतलब बुरा महसूस होता है, ठीक है, क्या होता है, बुरा महसूस होता है, ठीक है। साथ से और अम्लीय, जैसे कि इसका जली विलयन, या कहा जाए कि इसको पीएच स्केल पर देखा जाए तो इसकी वैल्यू 7 से क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। पहले देखिए हम क्या लिख रहे हैं, इसके गुण, क्षार के गुण, गुण। पहला, यह हाँ, यह इसका स्वाद साबुन या तीखा होता है, तीखा होता है। इसकी पीएच, इसका पीएच मान मान 7 से अधिक होता है, अधिक होता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसका पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। इसका स्वाद साबुन या तीखा होता है, ठीक है। इसका पीएच मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है। इसका पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, ठीक है। ये विद्युत का सुचालक होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। ये कैसा होता है, विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। और क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीला
कर देता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन, मैंने इससे पहले भी बात की थी कि मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन जो होता है, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन में इसको जब मिलाते हैं या इसको जब चेक करने की कोशिश करते हैं मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन में, तो ये बैगनी रंग देता है। कौन सा रंग देता है? बैगनी रंग देता है। अभी पढ़ाएंगे फिनोल्फ्थालीन के बारे में, छोटा सा डिटेल देंगे, ठीक है। उसके बारे में छोटा सा डिटेल आपको जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन मेथिल ऑरेंज में अम्ल को मिलाएंगे तो वो रंगहीन हो जाता है, ठीक है, उसमें कोई कलर देखने को नहीं मिलता अम्ल को मिलाते ही। लेकिन जैसे ही मेथिल ऑरेंज फिनोल्फ्थालीन में जब हम जैसे ही क्षार को मिलाते हैं तो वो कौन सा रंग देता है? तो बैगनी रंग देता है। उसको भी लिखवा ही देते हैं भाई, क्या जरूरत है, इतना हो गया ना। चलिए ये देखिए, मेथिल ऑरेंज, इसके बारे में अम्ल में बताए हैं। मेथिल ऑरेंज क्षार से क्रिया करके, क्षार से क्रिया करके बैगनी रंग देता है, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका, ये कौन था? ये चौथा था शायद। ये कौन था? चौथा था। मेथिल ऑरेंज क्या करता है? अम्ल से क्रिया करके, अरे क्षार से क्रिया करके क्या देता है? क्षार से क्रिया करके क्या देता है? तो आपको क्या देता है? उसको रंग बैगनी रंग देता है। कौन सा रंग देता है? तो बैगनी रंग देता है, ठीक है। अब देखिए भाई क्या कह रहा हूँ, फिनोल्फ्थेलीन, 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 रुक जाइए भाई, मेथाइल, सॉरी सॉरी सॉरी, मेथाइल, ठीक है, ऑरेंज के साथ क्रिया करके, ठीक है। देखिए बोलने में वही चीज़ है, ठीक है। फिनोल्फ्थेलीन, अभी जब इसको देखें तब इसका क्लियर हुआ हमको कि मेथाइल, मेथाइल, ठीक है। फिनोल्फ्थेलीन क्षार से क्रिया करके, क्षार से क्रिया करके करके बैगनी रंग देता है, रंग देता है। जबकि जबकि बैगनी रंग देता है, फिनोल्फ्थेलीन क्षार से क्रिया करके बैगनी रंग देता है, जबकि अम्ल से क्रिया करके, इसको भी लिखवा देते हैं, अम्ल से क्रिया करके, क्रिया करके 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 रंगहीन हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, ठीक है। फिनोल्फ्थेलीन क्षार से क्रिया करके बैगनी रंग देता है, जबकि अम्ल से क्रिया करके क्या हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। क्या हो जाता है? रंगहीन हो जाता है, ठीक है। एक और देखिए, बहुत चीज़ें हैं, जैसे हमारे जो खेत होते हैं, अगर उनकी, ठीक है, अगर उसमें क्षारकता जो है, क्षारकता अगर घटने लगे, क्षारकता उसमें अगर घटने लगे, हमारे जो खेत होते हैं, मिट्टी होती है, उसमें अगर क्षारकता घटने लगती है तो उसको दूर करने के लिए जिप्सम का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। वो अभी आगे पढ़ाएंगे क्योंकि वो अभी बहुत ऊपर की चीज़ है, उस पर अभी हम ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। जहाँ पर देखेंगे कि अम्ल जो होता है उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, तो इसमें क्षार की वैल्यू जो होती है, पीएच वैल्यू 7 से क्या होती है? अधिक होती है। 7 से क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है। अब लिटमस के बारे में जान लेते हैं भाई। दो मिनट के, लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक रंजक है, याद रखिएगा। लिटमस लिटमस एक प्राकृतिक रंजक होता है।
लिटमस क्या होता है? एक प्राकृतिक रंजक होता है। ठीक है, सबसे सामान्य रूप से इसी का उपयोग किया जाता है, प्रयोगशाला में भी इसी का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, लिटमस पेपर का, पेपर का ही प्रयोगशाला में भी लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। क्या है? प्राकृतिक रंजक है। और यह क्या करता है? यह क्या करता है? अम्ल और क्षार का सूचक बना है। ये क्या है? अम्ल और क्षार की सूचक है, अम्ल और क्षार का सूचक है। ठीक है, आप पढ़े होंगे लाइकेन। ठीक है, लाइकेन जो होता है, ठीक है, लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल के द्वारा निष्कासित किया जाता है। ठीक है, जिसे शैग भी कह सकते हैं। आसूत जल में, ठीक है, आसूत जल, ठीक है, ऐसा जल, आसूत जल, इसका जो मतलब कि अगर इसको प्रयोग किया जाए तो आसूत जल में इसका जो रंग होता है वो क्या हो जाता है? नील सोड़ हो जाता है। कैसा होता है? माव हो जाता है। तो कह रहा है कि लिटमस क्या है? एक लाइकेन से प्राप्त हुआ क्या है? प्राकृतिक रंजक है। ठीक है, लिटमस लाइकेन, याद रखिएगा, कभी कभी इसको सैग कहता है, याद रखिएगा, सैग। लाइकेन से प्राप्त एक प्राकृतिक सूचक है, सूचक है। ठीक है, लाइकेन से प्राप्त एक प्राकृतिक सूचक है जो आसूत जल से मिलने पर, आसूत जल से मिलने पर आसूत जल से मिलने पर माव या नील सोड़ रंग देता है। नील सोड़ रंग क्या करता है? देता है, याद रखिएगा। ठीक है, जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। अभी बताया था, जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। ठीक है, अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है लाल हो जाता है, क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज के रूप में उपस्थित होता है। मतलब जो ये है, ये लिटमस है, यह हमें पेपर के रूप में मिल सकता है या क्या विलयन के रूप में मिल सकता है। ठीक है, इसी दो चीज़ों में ये क्या है? उपलब्ध है हमें। ठीक है, दो तरह से ये हमको उपलब्ध होता है। ठीक है, क्या है? ये दो तरह से उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं, यानी लिटमस पेपर कहा जाता है। यह सामान्यतः लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। जब भी आप इसे मांगेंगे या इसको खरीदेंगे तो यह लाल लिटमस पेपर या नीला लिटमस पेपर के रूप में उपलब्ध होता है। लिटमस पेपर के रूप में क्या होता है? उपलब्ध होता है। लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर के रूप में क्या होता है? उपलब्ध होता है। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका लिटमस पेपर जो एक प्राकृतिक रंजक है, ये हो गया। अब थोड़ा हल्दी के बारे में बात कर लेते हैं कि हल्दी किस तरह से प्राकृतिक रंजक है, ये समझिएगा। हल्दी अगर आप कोई भी जैसे देखेंगे तो भोजन करते हैं आप, तो भोजन करते हुए भी अगर आपके शर्ट वर्ट पर थोड़ा सा भी मतलब कहते हैं कि अगर गिर जाता है तो उसमें हल्दी मिली होती है। ठीक है, चाहे वो ग्रेवी हो, जो गिर गया आपके शर्ट पर हल्दी मिली, तो उसको जब आप सर्फ में डालते हैं या साबुन से उसको धुलने की कोशिश करते हैं, कपड़े धुलने वाले साबुन से उसको धुलने की कोशिश करते हैं, तो जो साबुन होता है उसमें चूने का अंश होता है। तो जब वो रिएक्ट करेगा इसके साथ ना, हल्दी के साथ, तो लाल हो जाएगा। यानी हमें ये पता चल जाएगा कि जो साबुन है उसका वो क्या है? क्षारी है। कैसा है? क्षारी है। उसी तरह से अगर हम बात करें गुड़हल की, देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं गुड़हल के पंखुड़ियों की। ठीक है, गुड़हल की पंखुड़ी की बारे में बात करें कि गुड़हल की पंखुड़ी जो होती है वो क्या करती है? तो जब गुड़हल की जो पुष्प होते हैं, यानी जो पंखुड़ियाँ होती हैं, अगर उसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाए तो वो गहरा किस कलर का रंग देगा? तो गहरा गुलाबी रंग देगा। गहरा गुलाबी रंग देगा जब भी हम
गुड़हल की पंखुड़ियों को अम्लीय विलयन में डालेंगे तो गहरा गुलाबी रंग देगा। कैसा रंग देगा? तो गहरा गुलाबी रंग देखने को आपको मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा? तो गहरा गुलाबी रंग देखने को मिलेगा। चलिए, मैंने क्या बताया कि गुड़हल जो होता है वो क्या करता है, जब अम्लीय विलयन में इसको डाला जाता है तो ये क्या हो जाता है, गहरा गुलाबी हो जाता है। लेकिन जब क्षारीय विलयन में इसको डाला जाता है तो ये क्या हो जाता है, हरा रंग देता है। कैसा रंग देता है? हरा रंग देता है। कौन किसकी बात कर रहे हैं? गुड़हल की बात कर रहे हैं। देखिए क्या मैंने कहा कि गुड़हल के पुष्प को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो इसका रंग गहरा गुलाबी हो जाता है। गहरा गुलाबी हो जाता है। गुड़हल के पुष्प को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो इसका रंग गहरा गुलाबी हो जाता है, जबकि क्षारीय विलयन में डालने पर यह हरा रंग हो जाता है। हरा रंग हो जाता है। कैसा हो जाता है? हरा रंग हो जाता है। यानी गुड़हल को जब हम, गुड़हल के जो पंखुड़ियाँ होती है ना, उसको अगर हम डालेंगे किसमें, अम्ल में डालेंगे तो वो गहरा गुलाबी रंग देगा। और जैसे ही उसको क्षार में डालेंगे तो कैसा रंग देगा? तो हरा रंग देगा। कैसा रंग देगा? तो हरा रंग देखने को आपको मिलेगा। हरा रंग देखने को क्या करेगा? मिलेगा। अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। अब हम पढ़ने चल रहे हैं लवण के बारे में। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ही लाइन इसमें दिए हुए हैं, लेकिन वो 4 लाइन बहुत ही, मतलब कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट के आधार पर, या कहा जाए तो वहाँ से बहुत कुछ मिलने को, देखने को मिलता है। अच्छा, पहले सुन लीजिए बात को। जब हम बराबर मात्रा में और बराबर क्षमता की जो अम्ल और क्षार के विलयन होते हैं, अगर उनको आपस में मिला दिया जाए तो वो उदासीन हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? तो उदासीन विलयन देते हैं, और इसी प्रक्रम को उदासीनीकरण कहा जाता है। पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा कि इसी प्रक्रम को उदासीनीकरण कहा जाता है, और उदासीन विलयन हमको प्राप्त होता है। यानी वह विलयन जो न तो आपको खट्टा महसूस होगा, न तो आपको क्षारीय महसूस होगा, यानी उसका स्वाद आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, यानी समझ में आने का मतलब ये है कि वो एकदम उदासीन हो जाएगा, वहाँ पर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। कब? जब हम अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन को आपस में मिला देते हैं तो हमें जो विलयन प्राप्त होता है वह कैसा विलयन होता है? उदासीन विलयन होता है। कैसा विलयन होता है? उदासीन विलयन देखने को मिलता है। कैसा विलयन मिलता है? उदासीन देखने को मिलता है। देखिए, अब अम्लीय लवण भी होता है, क्षारीय लवण भी होता है। अम्लीय लवण में अम्ल की मात्रा अधिक होती है, क्षार की मात्रा कम होती है, तो उसे अम्लीय लवण कहा जाता है। जिसे क्षारीय लवण कहा जाता है उसमें अम्ल की मात्रा कम होती है, क्षार की मात्रा अधिक होती है, तो उसे क्षारीय लवण भी कहा जाता है। वो अभी कह दिया ना कि इसमें नहीं है, हम आपको इसमें पढ़ाएंगे भी नहीं। हम जब भी पढ़ाएंगे उसको आगे की कक्षा में पढ़ाएंगे, कि जहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हों। ठीक है, यहाँ अभी आपको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको पढ़ाने का मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? तो मैंने क्या कहा भाई, जब अम्ल को क्षार के साथ मिलाते हैं, अम्लीय विलयन को क्षारीय विलयन के साथ मिलाया जाता है, तो दोनों क्या हैं? विपरीत होते हैं। इस वजह से क्या हो जाता है, जो भी विलयन प्राप्त होता है वो विलयन कैसा होता है? न तो अम्लीय होता है, न तो क्षारीय होता है। वो कैसा हो जाता है? तो उदासीन विलयन हो जाता है। कैसा विलयन हो जाता है? उदासीन विलयन हो जाता है। याद रखिएगा, उदासीन विलयन हो जाता है। और याद रखिएगा
कि जब ऐसे प्रक्रम में क्या होता है कि दोनों को मिलाने पर ऊष्मा बढ़ जाती है, क्या होती है, ऊष्मा निकलना शुरू होती है। यानी इससे यह समझ में आया कि जब हम अम्लीय क्षारीय विलयन को आपस में मिलाते हैं, जब उदासीन विलयन प्राप्त होता है तो साथ में ऊष्मा भी निर्मुक्त होती है, यानी ऊष्मा भी देखने को हमको मिलता है। ठीक है, क्या निर्मुक्त होती है, तो ऊष्मा भी देखने को मिलता है, यानी मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। मिश्रण का क्या होता है, ताप बढ़ जाता है। क्या समझ में आया आपको? तो इतना जरूर आपको समझ में आ गया कि भाई जो भी लवण यानी जो भी हमारा जो उदासीन विलयन प्राप्त हुआ है, अगर वो क्या करता है कि उसको जब हम अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो हमें क्या साथ में निकलता है, और क्या निकलता है, तो ऊष्मा के साथ साथ एक चीज और निकलती है, तो जल भी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जल भी प्राप्त होता है। याद रखिएगा, इसमें क्या प्राप्त होता है, जल भी प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आया? तो देखिए मैं लिख रहा हूँ किसके बारे में, सॉल्ट के बारे में, लवण के बारे में। लवण जिसे क्या कहा जाता है, सॉल्ट कहा जाता है। मैंने क्या कहा है, जब अम्लीय विलयन को क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो हमें उदासीन विलयन प्राप्त होता है, जिसे लवण कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण कहते हैं। याद रखिएगा, उसे क्या कहेंगे, उदासीनीकरण कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, उदासीनीकरण कहेंगे। ठीक है, क्लियर है भाई? कोई कंफ्यूजन, कोई भी चीज़ तो बताइए भाई, समझा जाए। ठीक है, उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया? अब इसमें हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पर मैं चल रहा हूँ बताने। HCl प्लस NaOH को जब क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा। एक सामान्य सी जानकारी दे रहे हैं, प्लस जल बनेगा। ठीक है, और साथ में क्या होगी, ऊर्जा निर्मुक्त होगी, यानी ऊष्मा निर्मुक्त होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये अम्ल है और ये क्षार है, इन दोनों का क्रिया कराया मैंने, तो क्या बन गया, NaCl बना, जल निकला। सॉरी, यहाँ क्या लिख रहा हूँ यार, ऊष्मा लिखना चाहिए, तो ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा निर्मुक्त होगी, यानी ये प्रक्रम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या देखने को मिलेगा, प्रक्रम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो याद रखिएगा कि अधिकतर जो होता है NaCl आपको देखने को मिलेगा, तो आप देखेंगे ठोस अवस्था में देखने को मिलता है। किस अवस्था में देखने को मिलता है, ठोस अवस्था में देखने को मिलता है। तो ये लवण का क्या है, एक गुण है, एक क्या है, गुण है। और जब ठोस अवस्था में देखने को मिलेगा तो इसका क्वथनांक व गलनांक, ठीक है, क्वथनांक व गलनांक जो होगा वो कैसा देखने को मिलेगा, तो उच्च देखने को मिलेगा। ये कैसा देखने को मिलेगा, तो उच्च देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, इसका क्वथनांक और गलनांक क्या होगा, उच्च देखने को मिलेगा। किसका, तो लवण का। ठीक है, लवण का क्वथनांक और गलनांक क्या होगा, उच्च देखने को मिलेगा। यह एक और चीज निकल कर आया, यह प्रायः क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील
घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। कौन जल में घुलनशील होता है? तो यही जो लवण है वो क्या होता है? घुलनशील होता है। इसका जो ये खुद नहीं, क्योंकि ये ठोस अवस्था में है तो ये विद्युत का सुचालक नहीं है, लेकिन अगर इसको जल के साथ घोल दें, जल के साथ साथ घोलने पर, घुलने पर, ठीक है, ये क्या करता है? तो विद्युत का सुचालक हो जाता है। जल के साथ घोलने पर, ऐसे क्या है, ये ठोस अवस्था में है, विद्युत का सुचालक नहीं है, विद्युत को इसके अंदर से ट्रांसमिट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही जल में घोलेंगे तो ये विद्युत का क्या हो जाएगा? सुचालक हो जाएगा। और याद रखिएगा यह एक आयनिक यौगिक है, क्योंकि यहाँ से H प्लस और यहाँ OH माइनस, इस वजह से ये क्या है? एक आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक है। ठीक है, यह क्या है? एक आयनिक यौगिक है, याद रखिएगा यह क्या है? एक आयनिक यौगिक है। ठीक है, क्लियर है? फिर से सुन लीजिएगा, फिर से समझा रहा हूँ कि जब एक अम्ल और क्षार को आपस में मिलाएंगे तो लवण बनेगा, साथ में जल निकलेगा, उष्मा भी निर्मुक्त होगी। ये जरूर याद रखिएगा कि उष्मा जरूर निर्मुक्त होगी। ठीक है, और पहला क्या बताया कि प्राय ठोस अवस्था में मिलेगा, ठीक है, और प्राय जल में घुलनशील होगा। अगर ये ठोस अवस्था में तो इसका क्वथनांक और गलनांक हमेशा उच्च रहेगा। जल के साथ घुलने पर यह विद्युत का सुचालक हो जाता है। यह आयनिक यौगिक होता है। कैसा यौगिक होता है? आयनिक यौगिक होता है। कैसा यौगिक होता है? तो आयनिक यौगिक होता है, याद रख लीजिएगा। इससे ज़्यादा आपको अभी यहाँ पर जानने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी होता क्या है ना कि आपको अम्लीय लवण देखने को मिलेगा, क्षारीय लवण देखने को मिलेगा, सामान्य लवण देखने को मिलेगा, लेकिन बेटा उसको हम उस क्लास में पढ़ाएंगे, इस क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें उतना डिटेल से दिया नहीं है। इसमें उतना डिटेल से नहीं दिया तो भाई क्यों पढ़ाएं? ठीक है, जब नहीं दिया है तो क्यों पढ़ाएं? ठीक है, तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब देखिए भाई, ये हो गया। इसी में नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। ये आज काहे इतना गंदा हो रहा है भाई? तो 2 मिनट रुकिए। ध्यान से सुनिएगा। अब हम पढ़ने चल रहे हैं अम्लीय अम्ल वर्षा, ठीक है, या अम्लीय वर्षा, या इसी को एसिड रेन कहते हैं। सबसे पहले नॉर्वे में हुआ था भाई, याद रखिएगा। वहाँ के तालाब की मछलियाँ तक मर चुकी थी, और पक्षी भी मर रहे थे, और पौधे भी मुरझा गए थे जब ये इसकी अम्लीय वर्षा हुई थी। सबसे अधिक अम्लीय वर्षा वहीं पर हुई थी। ठीक है, सबसे अधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में देखने को पहली बार मिली थी। वहाँ पर मछलियाँ के साथ साथ जो पौधे थे वो भी मुरझा गए थे, घासें जो होती वो भी खराब हो गई थी। ठीक है, तो बहुत बुरा असर देखने को मिला था। तो ये एक भयावह स्थिति पैदा करता है। ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है, जब भी वर्षा का मौसम आता है, बारिश का समय आता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी जो प्रदूषक गैसें होती हैं, यह जल के साथ क्या हो जाती हैं? घुल जाती हैं, जल के साथ घुल जाती हैं। और घुलने के बाद, ठीक है, घुलने के बाद जो होता है कार्बोनिक अम्ल, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। इसी को क्या कहा जाता है? अम्लीय वर्षा कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? अम्लीय वर्षा कहा जाता है। मैंने क्या कहा कि जब वर्षा के समय 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 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड साइड जैसी जैसी प्रदूषक गैसें गैसें जल के साथ
घुलकर 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 जल के साथ घुलकर जल के साथ घुलकर कार्बनिक अम्ल कार्बोनिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती हैं जिससे मानव जीव जंतु तथा फिर पेड़ों भवनों तथा ऐतिहासिक भवनों को भवनों की क्षति होती है जिससे मानव जीव जंतु पेड़ों और भवनों तथा ऐतिहासिक भवनों की क्षति होती है उसे एसिड रेन कहते हैं। देखिए, जब वर्षा के समय कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी प्रदूषक गैसें जल के साथ घुलकर कार्बोनिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती हैं जिससे मानव जीव जंतु पेड़ों भवनों तथा ऐतिहासिक भवनों की क्या होती है क्षति होती है। ऐतिहासिक भवनों की क्या होती है क्षति होती है। ऐतिहासिक भवनों की क्षति होती है, उसी को क्या कहा जाता है एसिड रेन कहा जाता है। लिख लीजिए भाई। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया अम्लीय वर्षा के बारे में। चलिए अब कुछ और चीज़ें हैं, जैसे पाचन में समस्या या उदासीनीकरण के जो उदाहरण हैं उसमें भी देखिए। अब उदासीनीकरण के उदाहरण में देखिएगा पाचन में समस्या, ठीक है। पाचन में कैसे समस्या आती है उसके बारे में देख लीजिए, ठीक है, जिसे अपाचन भी कहा जाता है, उसको समझिए। पहले ये दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। पहला है अपाचन, समझिएगा। पहले हमारे शरीर के अंदर हमारे पेट में क्या होता है HCl बनता है। क्या बनता है HCl बनता है। ये क्या होता है ये एक अम्ल है, ठीक है, अम्ल है जो क्या करता है हमारे भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारने का काम करता है, एंजाइमों को सक्रिय कर देता है, ठीक है, पाचन में सहायक होता है। लेकिन अगर इसकी अत्यधिक मात्रा बनने लगी, ठीक है, अत्यधिक मात्रा बने, इसकी अत्यधिक मात्रा बनने की वजह से हमारे शरीर मतलब हमारे पेट में अपाचन की स्थिति आ जाती है। ये बहुत ही कष्टदायक होता है। ये क्या होता है बहुत ही कष्टदायक होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है उसका यूज करते हैं। उसमें क्या होता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो प्रति अम्ल का कार्य करता है। जो क्या करता है प्रति अम्ल का कार्य करता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो क्षार की तरह काम करता है। तो जब वो क्षार की तरह काम करेगा कौन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे दूधिया मैग्नीशियम कहा जाता है, यह इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो क्या करता है क्षार की तरह काम करता है। तो जब अम्ल और क्षार मिलेंगे तो क्या बना देंगे लवण बना देंगे। और जब हम लवण बन जाता है हमारी बॉडी में तो लवण क्या करता है भोजन को पाचन करने का काम करता है। तो हमारे पेट में जो अम्ल अधिक बन रहा था वो रुक जाता है और हमें क्या मिलता है आराम मिलता है। क्या मिलता है आराम मिलता है। तो जब ये अधिक बनने लगे तो हमें क्या यूज करना चाहिए तो दूधिया मैग्नीशियम जो होता है जिसको क्या कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, दूधिया, ठीक है,
दूध या मैग्नीशियम का प्रयोग करना चाहिए, इसका प्रयोग करना चाहिए। ये इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या देखने को आपको मिलता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, मैग्नीशियम, 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 ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, 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 हाइड्रोक्साइड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोक्साइड देखने को मिलता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से क्या हो जाता है, ये क्षार के रूप में कार्य करता है, क्षार के रूप में कार्य करता है, के रूप में कार्य करता है, कार्य करता है, क्षार के रूप में कार्य करता है। जब क्षार के रूप में कार्य करता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है, जल बनता है, ठीक है, ये क्या बनता है, लवण और जल बन जाता है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, हमारे पेट को क्या मिलने लगता है, आराम मिलना शुरू हो जाता है। क्या मिलना शुरू हो जाता है, आराम मिलना शुरू हो जाता है। याद रखिएगा, ये हो गया अपाचन की स्थिति को देख लीजिएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, जब अम्ल बनेगा तो इसका यूज करेंगे, ये इसका यूज करेंगे, ठीक है। ये क्या है, तो ये क्या है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसका यूज करेंगे, ठीक है। ये अम्लीय कर देता है, तो अपाचन के लिए क्या करते हैं, इसी का यूज करते हैं। और जब इसका यूज करते हैं तो उससे ये निर्मुक्त होता है, ये निकलता है, ये निकलता है, तो इसके साथ क्रिया करके क्या बना देता है, लवण तथा जल बना देता है। ये अपाचन की स्थिति आपकी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। अपाचन की स्थिति क्या होती है, आपकी दूर हो जाती है। और आपको क्या मिलता है, तो आराम मिलना शुरू हो जाता है। आपको क्या मिलना शुरू होता है, तो आराम मिलना शुरू हो जाता है। ये अपाचन का। अब एक और चीज दिया है, चींटी, चींटी का डंक। अब होता क्या है कि जो लाल वाली चींटी अगर आपको काट लेती है तो वो अपने काटने की वजह से उसमें से अम्ल निकलता है, जो आपकी बॉडी में वो क्या करती है, आपके शरीर में डाल देती है, द्रव डाल देती है, ठीक है। तो खाने वाला जो सोडा होता है, याद रखिएगा, खाने वाला सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सॉरी सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है खाने वाला सोडा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है खाने वाला सोडा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है खाने वाला सोडा, उसको यूज करिए, ठीक है। उसको वहाँ पर क्या करिए, थोड़ा सा विलयन बना लीजिए पानी का, और उसमें डालकर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग कर कर उसको विलयन बना लीजिए और वहाँ लगाइए, आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो उदासीनीकरण की क्रिया को क्या कर देता है, शुरू कर देता है। या तो क्या करिए, जो कैलेमाइन होता है, कैलेमाइन विलयन होता है, ठीक है। कैलेमाइन विलयन का भी उपयोग कर सकते हैं, किसके लिए, उदासीनीकरण के लिए, उदासीनीकरण के लिए, उदासीनीकरण के लिए कैलेमाइन विलयन का उपयोग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें जिंक कार्बोनेट निकलता है, ठीक है। उसमें से क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है, वो क्या करता है, उदासीनीकरण की क्रिया को कर देता है, ठीक है। उदासीनीकरण की क्रिया को कर देता है और आपको क्या मिल जाता है, आराम मिल जाता है। ये रहा किसका, चींटी का डंक। फिर से सुनिएगा, चींटी के डंक से अम्ल निकलता है, जो आपके शरीर में डाल देती है चींटी, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, दर्द महसूस होता है या लगने लगता है कि क्या हो रहा है, कुछ चीज़ें प्रॉब्लम में है, ठीक है, शरीर में क्या है, प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, तो खाने वाला जो सोडा होता है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, उसका यूज कर लेते हैं, तो उदासीनीकरण की क्रिया शुरू हो जाती है। या कैलेमाइन होता है, कैलेमाइन का विलयन यूज करते हैं, जिसमें उसमें भी आपको क्या देखने को मिलता है, तो जिंक कार्बोनेट होता है, जो उदासीनीकरण की क्रिया को संभव कर देता है। ये हो गया आपका चींटी का डंक। अब मिट्टी का उपचार, मृदा का उपचार, ये पढ़ना है, मृदा का उपचार। ये दोनों चीजें देखने को मिलेगी। इसमें अगर अम्लीयता ज़्यादा हो गई, मिट्टी में अम्लीयता ज़्यादा हो गई तो भी पेड़ पौधे का वृद्धि और विकास रुक जाएगा। अगर ज़्यादा क्षारीय भी हो गया पौधा अथवा मिट्टी, तो भी पौधे की वृद्धि और विकास क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। अधिक क्षारीय होना और अधिक अम्लीय होना दोनों हैं, जो क्या करते हैं, मिट्टी में अगर बढ़ जाते हैं या इनकी संख्या बढ़ जाती है तो पौधों की क्या होती है, क्या होता है, वृद्धि और विकास रुक जाता है। तो जब ऐसी स्थिति देखने को मिले कि जब अम्लीयता बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए, अम्लीयता बढ़ जाए, तो बिना बूझा हुआ चूना अथवा बूझा हुआ चूना, बिना बूझा हुआ चूना और बूझा हुआ चूना दोनों, ठीक है, बिना बूझा हुआ चूना और बूझा हुआ चूना
कब, जब मृदा में क्या बढ़ जाए, अम्लीयता बढ़ जाए। तो बिना बुझा हुआ चूना जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। उसका छिड़काव करना शुरू कर दीजिए। या तो बुझा हुआ चूना हो, जिसे हम क्या कहते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड, एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों का प्रयोग करके हम उसकी अम्लीयता को दूर कर सकते हैं। हम उसकी अम्लीयता को दूर कर देते हैं, किसकी, मृदा की। अगर मृदा क्षारीय हो जाए, अगर मृदा ज़रूरत से ज़्यादा क्षारीय हो जाए, तो उसमें जैव पदार्थ का मिश्रण करते हैं, यानी खाद जो आपके घर में खाद बनता है उसे मिलाएं। और ये कंपोस्ट खाद जो होती है, ये कैसी, इसका नेचर कैसा होता है, तो ये क्या होता है, अम्ल निर्मुक्त करता है। तो जब अम्ल निकलने लगता है, तो अम्ल मिट्टी में क्षारीय वृद्धि हुई है, तो क्षार का वृद्धि हुआ है, तो अम्ल के साथ वो क्रिया करके क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो जो क्षारीयता भी है वो भी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, जिससे मृदा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मृदा क्या हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब जो देखिए भाई, अब कहते हैं, एक बोलते हैं कारखाने और खाने, जो उद्योग है, कारखाना, कारखाना, ठीक है, ठीक है, कारखाने की बात करते हैं। कारखाना जो होता है उसमें, अब इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है वो अधिकतर अम्लीय ही होता है। ठीक है, जैसे पेंट जहाँ बनता है वहाँ देख लीजिए, गन्ने का जो अथवा अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, जहाँ पर शुगर मिल है वहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, जहाँ प्लास्टिक की चीज़ें बनती वहाँ देख लीजिए, जहाँ पर मोबिल बनती, पेंट बनता है, इन सब जगहों पर देख लीजिए। तो वहाँ पर जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है वो कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। और सीधे क्या कर दिया जाता है, नदियों में मिला दिया जाता है। अब नदियों में मिला दिया गया भाई, तो जो नदी के जीव जंतु हैं वो मरना शुरू कर देंगे, उनको क्षति होना शुरू हो जाएगा। अतः इस चीज़ को दूर करने के लिए, इस चीज़ को दूर करने के लिए क्या करते हैं, क्षारकी चीज़ों को मिलाकर, जब क्षारीय चीज़ों को मिला देंगे अम्लीय चीज़ों के साथ, तो जो नुकसान हो रहा है जीवों का वो कम होगा, होगा जरूर लेकिन कम होगा। लेकिन विलयन क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, जिसकी वजह से जितनी क्षति होनी चाहिए जलाशयों में उतनी क्षति नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ देखने को मिलता है। और यहीं पर ये चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। आपका एक ही चैप्टर एक ही साथ में पूरा खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा बताने के चक्कर में आपको इसको काफ़ी लंबा ले जाता था, लेकिन नहीं, क्योंकि अभी आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ तक ही आप इसको पढ़िए। मैंने बड़े अच्छे से सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, आप इसको समझे भी होंगे। इतना ही आपको ज़रूरत है, पहले यहाँ तक पढ़ लीजिए। उसका जब अगली कक्षा में फिर आपको देखने को मिलेगा तो फिर मैं पढ़ाऊँगा। वही चीज़ बार बार कहूँगा कि भर्तियाँ आएँगी, लेकिन कब आएँगी वो कोई भरोसा नहीं है। तो कृपया करके आप कम से कम एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए, लगातार लगे रहिए। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेंड करने की कोशिश करिएगा।